हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन, जो हम 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक सेशन करते हुए आ रहे हैं। उसके अंदर फोर्थ सेशन आज हम करने वाले हैं। तो ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपकी, जो भी अभी चल रही हैं, कल से 4 और 3 जनवरी से काफ़ी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुई हैं, तो वो चलेंगी आगे तक। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये हर एक एग्ज़ाम में जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। तो अगर 3 सेशन आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। अगर आप देख रहे हैं 1-2 दिन पहले तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना फोर्थ सेशन है इसका। 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर एक स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द वाइबस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स बिकॉज। यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट के कॉमन क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने मिक्स करके यहाँ पर डाले हैं। तो ये अपना पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वाइबस मैट्रिक्स जो होती है हमारी, किसके लिए यूज में लेते हैं हम? लोड फ्लो के लिए। इज ए स्पार्स मैट्रिक्स बिकॉज। तो वाइबस मैट्रिक्स जो होती है स्पार्स मैट्रिक्स होती है। स्पार्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है? उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जीरो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमारी वाइबस मैट्रिक्स जो है स्पार्स मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब तो ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होते हैं और जीरो एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये क्यों है स्पार्स मैट्रिक्स? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। बस इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। वाई प्रीमिटिव इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। लाइन्स आर कनेक्टेड टू लेस नंबर ऑफ बसेस। और डी है नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइन्स आर कनेक्टेड टू लेस नंबर ऑफ बसेस क्यों होगा? क्योंकि जब हम वाई बस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर जब बसेस किसी से कनेक्ट नहीं रहती है, या फिर हम रेफरेंस बस से किसी को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, तो हमारे जीरो एलिमेंट्स वहाँ पर आते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस होती हैं तो जीरो एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लाइन्स आर कनेक्टेड टू लेस नंबर ऑफ बसेस, तब हमारे एलिमेंट्स जो है जीरो आ सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, हमारे इस तरह से एलिमेंट्स जीरो आते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, और फिर यहाँ पे हम ऐड करके एक एलिमेंट लगाते हैं तो ये दोनों लाइनें जीरो है। कई बार ये लाइनें सब जीरो आती हैं। तो इस तरह से हमारी स्पार्स मैट्रिक्स होती है, क्योंकि लाइन्स आर कनेक्टेड टू लेस नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड बाई। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है, एक हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती है। दोनों को इम्प्रूव करने के मेथड्स होते हैं। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं आप? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। रिड्यूसिंग फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। लेकिन फॉल्ट क्लियरिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए जो हम ऑप्शन ये यूज़ में लेते हैं, कब लेते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में। तो ये नहीं होगा। बी दे रखा है यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेंट ऑफ सिंगल सर्किट लाइन। तो इससे हम ज़्यादा पावर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाई फास्ट स्विचिंग, तो ये भी हमारा ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी का है। एंड डिक्रीजिंग जनरेटर इनर्शिया, ये भी उसी का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच पावर प्लांट में टेक सेवरल डेज टू स्टार्टअप एंड शट डाउन। पावर प्लांट्स होते हैं, हमारा बेस लोड पावर प्लांट होता है, एक पीक लोड पावर प्लांट होता है, इस तरह से। तो कौन सा पावर प्लांट ऐसा है जिसको स्टार्ट करने के लिए और उसको शट डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दे रखे पीक लोड, बेस लोड, सोलर पावर प्लांट एंड नन ऑफ दीज। सोलर पावर प्लांट जो होता है आपको पता है, स्टार्ट कर ले इंस्टेंटली पावर देता है हमें। पीक लोड जो होता है, पीक लोड पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जो जब हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, या फिर इंस्टेंटली हमें पावर की रिक्वायरमेंट है, तब हम पीक लोड पावर प्लांट्स यूज़ में लेते हैं, हम पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो पीक लोड पावर प्लांट्स जो होते हैं उनको हमें जल्दी से स्टार्ट करना होता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा दिन ले रहे हैं तो फिर वो यूजलेस है पीक लोड के लिए। बेस लोड पावर प्लांट्स जो होते हैं वो हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होते हैं, बेस रिक्वायरमेंट जो होती है पावर की, उसको फुलफिल करने के लिए। तो बेस लोड पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टार्ट होने में भी, शट डाउन होने में भी। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस तरह के ये बेस लोड पावर प्लांट्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस लोड पावर प्लांट्स टेक सेवरल डेज टू स्टार्टअप एंड शट डाउन। ठीक है, और अगर मिनिमम डेज या मिनिमम टाइम लेते हैं तो पीक लोड पावर प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू।
डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जब हम यूज में लेते हैं तो एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं? ऑप्शन दे रखे टू ब्लॉक हार्मोनिक्स, इंक्रीज द रिलेशन, ये क्या आ गया, ये तो कुछ और ही आ गया, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कुछ तो है ये। सी दे रखा है इंक्रीज द करंट लिमिट, डी दे रखा है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉन आइडेंटिकल सीटीज। तो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस हम यूज में लेते हैं, आपको पता होगा, हम सीटी का कोई रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसको, ताकि रेजिस्टेंसेज की वैल्यू जो है इक्वल हो जाए। वो क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि सीटीज जो होती हैं उनके जो रेजिस्टेंस होते हैं, पायलट वायर की लेंथ जो होती है वो अनइक्वल होती है। इस वजह से हमारी जो करंट का डिफरेंस जो होता है नॉन जीरो हो जाता है और मॉल प्रैक्टिस हो जाता है हमारा रिले का। इस वजह से हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उतनी वैल्यू क्या, जितनी वैल्यू से हम उसको दूसरे के इक्वल कर सकें। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉन आइडेंटिकल सीटीज। ठीक है, सीटीज यूज में लेते हैं ना हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द फॉल्ट अकरिंग इन ट्रांसमिशन एक्चुअली आर मोस्टली, क्या है कि ट्रांसमिशन जो हमारी होता है उसके अंदर जो मोस्टली या फ्रीक्वेंटली फॉल्ट्स जो अकर होते हैं वो कौन सा होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है? ऑप्शंस दे रखे लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है वो फ्रीक्वेंटली अकर होता है हमारे ट्रांसमिशन में। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मोस्ट सीवियर फॉल्ट की बात करें तो वो होता है ट्रिपल लाइन फॉल्ट, जो होता है आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट मोस्ट सीवियर होता है। और फ्रिक्वेंटली अकर होने वाला फॉल्ट है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हॉपकिंसन टेस्ट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन। हॉपकिंसन टेस्ट हम यूज में लेते हैं एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए। सारे टेस्ट किस तरह के यूज लेते हैं हम, डीसी मशीन में, इंडक्शन में, सिंक्रोनस और ट्रांसफार्मर पे, वो सारे टेस्ट मैंने करवाए हुए हैं। तो अगर आपको देखना है हर एक जो भी हमारे मशीन होती है उसके ऊपर किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर शॉर्ट टाइम में आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर आपको बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर हर एक मशीन के टेस्ट जो है कवर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इंडक्शन मोटर विद एनी डीसी मोटर, टू आइडेंटिकल इंडक्शन मोटर्स, टू आइडेंटिकल डीसी मोटर्स, इंडक्शन मोटर विद सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू आइडेंटिकल डीसी मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इन गॉस सेडल मेथड ऑफ पावर फ्लो प्रॉब्लम द नंबर ऑफ इटरेशंस। जब हम गॉस सेडल मेथड यूज में लेते हैं तो हमारा कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इटरेशंस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इटरेशंस ज़्यादा होती हैं और वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा साइज ऑफ द मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द बसेस पे डिपेंड करती है। तो गॉस सेडल मेथड के अंदर जो नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ बसेस पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द होल कोफिशिएंट इज जीरो। तो होल कोफिशिएंट जीरो किसके लिए होता है? ऑप्शन दे रखे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके लिए आपको होल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। मेटल दे रखा है, इंसुलेटर दे रखा है, इसके लिए जीरो होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर इंसुलेटर द होल कोफिशिएंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द फंक्शन ऑफ ए सर्ज टैंक इज टू। सर्ज टैंक का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है फंक्शन क्या है सर्ज टैंक का, कभी पूछा जाता है कहाँ पर कनेक्टेड होता है, कभी पूछा जाता है कौन से पावर प्लांट में हम सर्ज टैंक यूज में लेते हैं। तो सर्ज टैंक जो होता है हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज में लेते हैं। जो पेन स्टॉक होता है हमारा और रिजर्वर होता है, उसके बीच में चैनल जो होता है, टनल जहाँ से फ्लो होता है वहाँ पे कनेक्टेड होता है। और सर्ज टैंक का क्या फंक्शन है, तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट का। तो ये आपका पेन स्टॉक है, यहाँ से पावर ये जो वाटर है फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक सर्ज टैंक दे रखा है आपको, जो यहाँ पे फिल है ऊपर तक, और ऊपर इसके कुछ कैप जैसा दिखा रखा है। इसका क्या मतलब है कि जब वाटर का हाई फ्लो होता है तो सर्ज टैंक अपना जो वाटर जो है रिजर्व कर लेता है यहाँ पे, और उसके बाद ये रिलीज करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, टू रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन द पेन स्टॉक पाइप। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सर्ज टैंक का फंक्शन यही होता है, वो प्रेशर जो है उसको रिलीव करता है पेन स्टॉक पाइप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। काफ़ी बार पूछे जाते हैं लोड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इस तरह के। तो ये सारे फैक्टर मैंने पावर सिस्टम की जो एमसीक्यू सीरीज करी है उसके अंदर सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप।
तो ये देखते हैं इसका क्या है। डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड होता है आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। द लीड सीथ ऑफ द केबल मे गेट डैमेज्ड ड्यू टू। जो हमारी केबल होती है उसके हम सीथ यूज़ में लेते हैं, जो लेड की बनी होती है, तो लेड सीथ जो है किस लिए यूज़ में लेते हैं हम, या फिर ये डैमेज क्यों हो जाती है, ये सारे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा कंडक्टर जो होता है, केबल जो होती है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है और केबल में कितने तरह के क्या क्या एलिमेंट्स या यूज़ में लेते हैं हम, किस किस तरह का प्रोटेक्शन यूज़ में लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टॉपिक के बारे में। तो हमारी जो केबल होती है, पावर केबल्स जो होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमारा कंडक्टर होता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप। तो कंडक्टर तो हमें ज़रूरी है, नहीं तो पावर कैसे कैरी करेगी हमारी केबल। अगर कंडक्टर ही नहीं रहेगा तो केबल का क्या करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं कंडक्टर के ऊपर। ये नॉर्मली हम पता है, जनरली सबको पता होता है कि कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन यूज़ में ले रहे होते हैं। उसके बाद हम बेडिंग यूज़ में लेते हैं, आर्मरिंग यूज़ में लेते हैं और सीथ यूज़ में लेते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्या कहाँ पे होता है, बेडिंग से पहले आर्मरिंग होता है या आर्मरिंग बाद में होता है या सीथ पहले होता है, इस तरह से। तो बेडिंग हम क्यों यूज़ में लेते हैं, बेडिंग जो है एक बैरियर प्रोवाइड कराता है इंसुलेशन एंड आर्मरिंग के बीच में। आर्मरिंग जो होता है नॉर्मली स्टील पाइप्स जो होती हैं उनकी बनी हुई होती है, और आर्मरिंग का क्या यूज़ होता है, ये टेंसियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे कंडक्टर जो होता है, इंसुलेशन जो होता है उसको, केबल को हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, टेंसियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए आर्मरिंग यूज़ में लेते हैं। और उसके बाद सबसे बाहरी कवर जो होता है हमारा केबल का, उसको सीथ बोलते हैं हम, जो लीड की बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती है। तो सीथ किस लिए यूज़ में लेते हैं, मॉइस्चर वगैरह है ये सब को हम, इस सब से हम कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीथ को यूज़ में लेते हैं। अब सीथ जो होती है हमारी केबल की, कई बार क्या होता है अंडरग्राउंड केबल्स जो होती है, हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, उसके अंदर सीथ जो है डैमेज हो जाती है। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, तो किस वजह से डैमेज हो जाती है वो क्वेश्चन में पूछा है हमें। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है मैकेनिकल इंजरी, बी है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लीड थ्रू वाइब्रेशंस, सी दे रखा है केमिकल एक्शन विद इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द सोइल व्हेन बरीड इन द अर्थ, डी दे रखा है एनी ऑफ द अबो। तो सारे आपके ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, हर किसी भी एक की वजह से हो सकता है, सारे के सारे जो है डैमेज करते हैं केबल की सीथ को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ द अबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से रिले यूज में लेते हैं, ऑप्शन दे रहेगा महो, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड ओवर करंट रिले। तो ये मैंने बताया आपका शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग लेंथ लाइन के लिए हम जब यूज में लेते हैं तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए, RIM, रिम करके याद कर सकते हैं आप। शॉर्ट के लिए क्या है, रिएक्टेंस रिले, मीडियम के लिए है इम्पीडेंस रिले और लार्ज के लिए है महो रिले। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महो रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज्ड टू। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा, उसमें हम रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज में लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है आपका। ये वोल्टेज सप्लाई है हमारी, यहाँ पे आपकी इंडक्टिव कोयल लगी रहती है, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस लगा रहता है इस तरह से, और यहाँ पे आपका क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ये, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका फॉल्ट अगर हो रहा हो या फिर इस तरह से, क्योंकि हमारा फॉल्ट अगर होता है तभी तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। ये आपका सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट है, इसको क्लोज और ओपन करते रहते हैं यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज में लेते हैं हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। क्यों यूज में लेते हैं, टू डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट जो है उसके लिए हम हाई रेजिस्टेंस मेथड यूज में लेते हैं, जो आर्क एक्सटेंशन का मेथड होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, टू डैम्प आउट द फास्ट ट्रांजिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पेस्ड कीपिंग द लाइन लॉसेस। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है उसको डबल कर दे ओरिजिनल वैल्यू का, तो हम सेम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लॉसेस के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा उसका, तो ऑप्शन दे रखा वन, लॉसेस विल बी 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, हाफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड डबल द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए पावर लॉसेस जो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, 1/v² के। और v क्या है आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है,
तो अगर वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉसेस विल बी 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 है। द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स हैविंग आइडेंटिकल डिस्क इज डिफरेंट ड्यू टू। जो हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर काफ़ी एक स्ट्रिंग होती है हमारे पास इंसुलेटर्स की, इस तरह से करके सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं, इसके अंदर हमारा क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, जैसे ये टोटल वोल्टेज है वी, हर एक का वोल्टेज है वी ए वी बी, जैसे 3 है इसके अंदर, और ये एंड वोल्टेज होगा इस तरह से। तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। कई बार आइडेंटिकल डिस्क होती हैं तब भी डिफरेंट हो जाता है। उसके क्या रीज़न होता है, तो उसका रीज़न ये होता है, एक तो हमारा जो डिस्क होते हैं उनके बीच में कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, एक संट कैपेसिटेंस बन जाता है अर्थ के साथ में, इस तरह से। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज जो है डिफरेंट हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर इज रिलेटेड टू। क्रीपिंग क्या होती है, आपकी एरर होती है, और कब होती है, जब आपका मीटर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ पावर दिखाता है कि काम कर रहा है, लेकिन वो स्टॉप है मीटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग। तो क्रीपिंग क्या एरर किस टाइप के मीटर्स में होती है, तो इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर्स में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 77। हाउ मैनी स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, कितने नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। ऑप्शन दे रखे 6, 3, 1 एंड 0। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि हमारी 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो 3 हो सकता है ना इसका आंसर, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, या सिंगल फेज की बात करें, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स नहीं होती हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, कभी भी इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और जब हमारे पास प्रेशर होता है, हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस का, तो हम भूल जाते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स। फिगर दे रखा है आपके पास, जिसके अंदर इनपुट है, सी है, आर है और वी आउटपुट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपली बता सकते हैं आप, हाई पास फिल्टर है और फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आर और ये सी होता तो ये लो पास फिल्टर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 79। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स सेकेंडरी मस्ट ऑलवेज बी शॉर्ट सर्किटेड। ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है हमारा जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है कभी भी ओपन सर्किट नहीं रहनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। वो होता है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी अगर ओपन सर्किट होती है तो वेरी हाई वोल्टेज वहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इन लोड फ्लो स्टडीज वी मोड ऑफ वी एंड डेल्टा आर स्पेसिफाइड इन, क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड एट। ठीक है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है V और डेल्टा आपका एंगल है। ये कौन सी लोड बस फ्लो स्टडी के अंदर, लोड फ्लो स्टडी में कौन सी बस पे स्पेसिफाइड होते हैं। हमारी बसेस होती हैं जिनके ऊपर 2 क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती हैं और बहुत सारे टाइप की बसेस होती हैं। तो हमारी पहला ऑप्शन दे रखा है लोड बस। लोड बस को बोलते हैं हम PQ बस भी बोलते हैं। तो इसमें P और Q स्पेसिफाइड होता है। जनरेटर बस जो होती है वो हमारी PV बसेज होती है, P एक्टिव पावर और वोल्टेज स्पेसिफाइड होता है। स्लैक बस जो होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड डेल्टा स्पेसिफाइड होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लैक बस। तो टोटल 80 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, टोटल हो गए 80 क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं। काफ़ी प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर अभी तक की बात करें तो भी ये बहुत सारी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले अगर आप इनको पढ़कर जा रहे हैं एक बार नज़र से, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है तो एक क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम से पहले एक बार इनको देख रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, एग्जाम में जल्दी से याद भी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।